मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आप फौजी परिवार से हो, जी। आपने अपनी इतनी अचीवमेंट भी करी हैं, इन सबको कैसे देखते हैं आप? मेरा हमेशा से बस ये था कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ कि उससे मेरे मम्मा और पापा को गर्व हो सके। कोई भी कभी मेरी तरफ पैसे दे के ये ना सोचे कि उन्होंने कुछ कमी छोड़ दी। मेजर एसजेएस रंधावा, तो उनकी कोई शहादत के बाद कोई सबसे पहली कोई याद जो आपके साथ जुड़ी हुई है? तो अपनी पूरी ज़िंदगी में बचपन में मेरे पास एक की चेन के साथ एक टॉय फ़ोन होता था। मैं उससे अपने पापा को कॉल करती थी, अपनी यादों में ही उनसे बातें करती थी। जैसे इसके बाद में शहादत के बाद आपकी मदर लेफ्टिनेंट कर्नल आरजे रंधावा, उन्होंने भी सेना ज्वाइन करी, तो इस सब को आपने कितना प्रभावित किया? अब मम्मा ने हमेशा से कोशिश करी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस शहादत का जो वैल्यू है वो ना भूलूं। और जब भी मम्मा को यूनिफॉर्म में देखती हूँ उससे मुझे ये पता है कि किसी औरत के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है। जो ये आपको लड़ना सिखाया, इन चुनौतियों से लड़ना सिखाया, आर्मी लाइफ में सिखाया या फिर अलग अलग देश में जाके आपने कुछ उसमें डिफरेंट देखा, मतलब कुछ अंतर देखा, कुछ अंतर महसूस किया? हमारा एक अंग्रेजी में एक एक्रोनिम है आर्मी ब्रैट्स, बॉर्न रेज्ड एंड ट्रांसफर्ड। आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए भी देखा गया है, जैसे कि आपको सिंगिंग का शौक भी है या फिर स्केटिंग, स्काइंग या स्कूबा डाइविंग, जी, स्कूबा डाइविंग है ना, और हॉर्स राइडिंग, इन सब का शौक अलग अलग कैसे आपको चढ़ा? जी, मैं अपने नानू को थैंक यू बोलूँगी बिकॉज़ उनका हमेशा ये रहा था कि वो कुछ भी करेंगे वो अगला कदम सीखते रहेंगे। वो अपने आखिरी दम तक आईफोन चलाना सीख रहे थे, वो अब लैंग्वेज सीख रहे थे। उन्होंने उर्दू में डिग्री करी, उन्होंने फ़ारसी में डिग्री करी, उन्होंने पंजाबी में डिग्री करी। तो वो जो सीखने का जज्बा था वो मैं अपनी फैमिली में देखती आई हूँ। पर वो सब कुछ ना हो पाता अगर फ़ौज का सपोर्ट ना हो। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो कि एक फौजी परिवार की बेटी कह दो, एक शहीद पिता की बेटी कह दो, एक समाज सेविका या फिर एक राइटर। बात करते हैं सिमरन रंधावा से। सिमरन रंधावा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए। जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आप फौजी परिवार से हो, जी। आपने अपनी इतनी अचीवमेंट भी करी हैं, इन सबको कैसे देखते हैं आप? मैं बचपन से एक ही चीज़ चाहती थी कि चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूं, काफ़ी बच्चों के बचपन में सपने होते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मेरा हमेशा से बस ये था कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ कि उससे मेरे मम्मा और पापा को गर्व हो सके। कोई भी कभी मेरी तरफ पैसे दे के ये ना सोचे कि उन्होंने कुछ कमी छोड़ दी हो। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में वो अकम्प्लिश कर पाई हूँ तो आई विल टेक दैट एज अ विन। जी। जी। तो जैसे आपके पिता जी। एसजेएस रंधावा, मेजर एसजेएस रंधावा, तो उनकी कोई शहादत के बाद कोई सबसे पहली कोई याद जो आपके साथ जुड़ी हुई हो? मुझे पापा याद नहीं है क्योंकि जब पापा की शहादत हुई थी तब मैं 1.5 ईयर्स की थी। पर मेरी मम्मा ने मुझे स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि पापा की शहादत होगी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय। पर उन्होंने मुझे बस ये बोला था कि आपके पापा फ़ौज में हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ हर जगह लगी होती हैं हमारे घर में। तो वो फ़ौज में हैं पर उनकी पोस्टिंग कहीं और हो रखी है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी में बचपन में मेरे पास एक की चेन के साथ एक टॉय फ़ोन होता था। मैं उससे अपने पापा को कॉल करती थी, अपनी यादों में ही उनसे बातें करती थी। तो वो मेरी सबसे पहली याद है। जब भी स्कूल में कुछ हुआ या नया स्कूल बदला तो मैं उनसे इमेजिनरी बातें करती थी अपने टॉय फ़ोन से। वो सबसे पहली याद है पापा की। ओके। जी। तो जैसे इसके बाद में शहादत के बाद आपकी मदर लेफ्टिनेंट कर्नल आरजे रंधावा, उन्होंने भी सेना ज्वाइन करी, तो इस सब को आपने कितना प्रभावित किया? आई थिंक उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी जो भी आज है वो मम्मा और पापा के सैक्रिफाइस की वजह से ही है। जो भी उन्होंने कदम लिया है उस सब का एक फ़ाइनल आउटकम मैं हूँ। अब मम्मा ने हमेशा से कोशिश करी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस शहादत का जो वैल्यू है वो ना भूलूं। और जब भी मम्मा को यूनिफॉर्म में देखती हूँ उससे मुझे ये पता है कि किसी औरत के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है। वुमन कैन डू एनीथिंग बिकॉज मैंने अपने घर में ही देखा है खुद। मैंने अपनी मम्मा को एज अ वाइफ देखा है, एज अ मदर देखा है, और उसके बाद यूनिफॉर्म पहनते हुए देश का एक योद्धा देखा है। तो उससे द वे आई व्यू द वर्ल्ड एज अ वुमन दैट हैज़ बीन शेप्ड वेरी डीपली।
यानी कि जी। जब आपके पिता शहीद हुए जी। और आपकी माँ सेना में चली गई, हाँ जी। है ना? तो इन दोनों को कहीं न कहीं आपकी जो सोच है उसको चेंज किया। पूरे तरीके से चेंज किया है। मुझे पता है कि एक नारी शक्ति का असली मतलब क्या होता है। जी। बच्चे अक्सर ना, लेकिन कई बार होता है कि टूट जाते हैं, अंदर से लगता है कि नहीं मेरे पिताजी होते जी। तो आज ये होता, अब मेरी मम्मा भी वहाँ चली गई है सेना जी। में। तो उस समय आपने अपने आप को इतना मोटिवेट कैसे किया या फिर कैसे सँभाला? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने हमेशा अपने आप को सँभाला। मेरी ज़िंदगी में जैसे सबकी ज़िंदगी में थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है। मैंने कोशिश करी है एज़ एन अडल्ट मैं इस बात को हमेशा याद रखूँ, पर जब मैं छोटी थी वो बात नहीं थी। शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि हमने देश के लिए क्या-क्या दिया है। पर जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई और मुझे पता भी चला क्योंकि मम्मा ने नहीं, उनके बताने से पहले ही एक यूनिट किसी बच्चों ने बता दिया था। तो जिस तरीके से वो चीज़ मुझे पता चली, उसका इम्पैक्ट हुआ था इस तरीके से कि मुझे पता भी नहीं था कि उसकी चोट कैसे पहुंची है। वो चोट जाके तब पता चली जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मैंने कुछ जगहों पे ऐसे पोस्टर्स देखे कि इंडियन आर्मी की बुराई करते हुए, तब मुझे एक्चुअली में चोट लगी थी इस चीज़ के लिए तो हमने अपनी पूरी जान कुर्बान कर दी। हमारी पूरी ज़िंदगी हमेशा इस बात पे इम्पैक्टेड रहेगी और कोई याद नहीं कर रहा है, तो उससे बहुत चोट पहुंची थी। पर मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपनी मम्मा के साथ साथ करूँगी टू राष्ट्र राइफ़ल्स को, क्योंकि टू राष्ट्र राइफ़ल्स ने मुझे ये चीज़ ये सिखाई कि जब एक योद्धा की शहादत होती है तब सिर्फ हम उनका परिवार याद नहीं करते हैं, बट उनके सारे बंदे उन्हें याद करते हैं और उनकी याद हमेशा इस मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। आप अपनी मदर के साथ देश के कई अलग-अलग हिस्सों में भी गए। जी, हाँ जी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा वहाँ पे। और वहीं आर्मी लाइफ में, हाँ जी। यानी कि आर्मी लाइफ ने भी आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा। तो जो ये आपको लड़ना सिखाया, इन चुनौतियों से लड़ना सिखाया, आर्मी लाइफ ने सिखाया या फिर अलग-अलग देश में जाके आपने कुछ उसमें डिफरेंट देखा? मतलब कुछ अंतर हाँ देखा, जी। कुछ अंतर महसूस किया? मुझे हमेशा लगता है कि जब फौजी बच्चे कहीं पे भी जाते हैं ना, हम अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। हमें हमारा एक अंग्रेजी में एक एक्रोनिम है आर्मी ब्रैट्स, बॉर्न रेज्ड एंड ट्रांसफर्ड। हम लोग हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं उस जगह की कोई एक चीज़ अपने साथ लेकर चलते हैं। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से आगे चलना, वो मैंने फ़ौज से सीखा है। क्योंकि हर जगह पे एक वॉर मेमोरियल होता है और हम किसी ना किसी से मिलते हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस ग्रीफ को कोई उसी इंसान का समझ सकता है उस गहराई से जिस गहराई से मुझे उस समय ज़रूरत थी। पर धीरे धीरे जब भी हम हर जगह गए तो मैंने हर कल्चर से एक चीज़ उठाई जो कल्चर से मैं सीख सकती हूँ। तो इंडिया का इम्पैक्ट, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पंजाबी हूँ, हाँ जी, पर सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। तो वो वाली वैल्यू मैंने हर जगह घूमते हुए सीखी है। ओके। जी। अच्छा, आजकल एक शहीदों को नमन, यानी ये कंसेप्ट चल रहा है माइंड वेदा वन क्वांटम विस्मा जो ये संस्था है, इसके जो संस्थापक कमल बिंदु जी। साहब, इनके द्वारा ये जो शहादत का मतलब शहीदों का नमन जो मुहिम हाँ चली जी। जा रही है, अक्सर लोग एक दिन शहादत को याद करते हैं, एक दिन ही शहीदों को नमन करते जी। हैं, लेकिन इनके द्वारा एक-एक महीने के लिए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, पर ऑल्सो मैं जानती हूँ कि ये चीज़ सिर्फ एक महीना नहीं, ये पूरी ज़िंदगी चलनी चाहिए। अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, वहाँ पे इतने नाम लिखे हुए हैं कि हम सालों में ये ख़त्म नहीं कर सकते हैं और हर दिन कोई ना कोई सुप्रीम सैक्रिफाइस बना रहा है। अब इस भारत के लिए लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि हम अपने देश की सेवा करने से कभी नहीं हटे हैं। तो उनको याद करना एज अ भारतीय, ये हमारा कर्तव्य है। हमें ये हमेशा याद करना चाहिए। पर मूविंग फ्रॉम जस्ट वन डे टू अ मंथ, दैट्स अ अमेजिंग स्टार्ट। आजकल जैसे जैन जी का ज़माना चल रहा है, जी। ठीक है, तो जैन जी तक, यानी कि जैन जी जी। तक ये शहीदों की कहानियाँ पहुँचने कितनी ज़रूरी है, और या पहुँचाने के लिए क्या कोई नया माध्यम होना चाहिए? हमें इंटरनेट का एक्चुअल यूज़ करना चाहिए। अभी हम लोग न्यूज़ में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या फिर जिस तरीके से अगली जनरेशन्स न्यूज़ को कंज्यूम कर रही है वो बदल चुकी है। सब लोग बैठ के अब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं जैसे मेरे नानू पढ़ा करते थे। मैं भी बहुत कम न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो जब लोगों का डेटा कंज्यूम करने का तरीका बदल चुका है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। बेटर यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ अ मस्ट इन दैट। पर जो
अगली जनरेशन्स आ रही हैं, जो हमारी जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स तक अगर हम वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाएं कि भारत आज यहाँ क्यों खड़ा है, जो तिरंगा ऊपर लहरा रहा है उस तिरंगे का प्राइस क्या है, तो हम भारतीय होने का वो थोड़ा सा खो देंगे। और मुझे पता है कि हम लोग स्कूल में जब भगत सिंह के बारे में पढ़ते थे, उसके बाद उस चीज़ का इम्पैक्ट हम पे हमेशा रहा है, तो वो चीज़ कभी हम छोड़ नहीं सकते, वरना हम भूल जाएंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। only 70 something years of independence, that's not enough time to forget it. आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए भी देखा गया है, जैसे कि आपको सिंगिंग का शौक भी है, या फिर स्केटिंग, स्काइंग, या स्कूबा डाइविंग, जी, स्कूबा डाइविंग है ना, और हॉर्स राइडिंग, इन सब का शौक अलग अलग कैसे आपको हाँ चढ़ा? जी, इसके लिए मैं 3 सेपरेट लोगों को थैंक यू बोलूँगी। सबसे पहले होंगी मेरी मम्मा। मेरे नानू हमेशा कहते थे कि जो भी आप कर रहे हो ज़िंदगी में, ऑलवेज़ थैंक योर मदर फॉर इट, क्योंकि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो मिली हैं उनकी वजह से, उनके सैक्रिफाइस की वजह से और उनकी हिम्मत की वजह से। तो वो मेरे साथ हर जगह जाती थी। अगर मैं स्केटिंग कर रही हूँ तो मेरे साथ बाहर खड़ी रहेंगी, मैं आइस हॉकी खेल रही हूँ तो मेरे साथ बैठी रहेंगी। उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, तो उसकी वजह से मुझे पता था कि मैं कुछ भी नया सीख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं गिरूँगी कोई है जो मुझे उठाने के लिए है। और मैं अपने नानू को थैंक यू बोलूँगी, बिकॉज़ उनका हमेशा ये रहा था कि वो कुछ भी करेंगे, वो अगला कदम सीखते रहेंगे। वो अपने आखिरी दम तक आईफ़ोन चलाना सीख रहे थे, वो अब लैंग्वेज सीख रहे थे। उन्होंने उर्दू में डिग्री करी, उन्होंने फ़ारसी में डिग्री करी, उन्होंने पंजाबी में डिग्री करी। तो वो जो सीखने का जज्बा था वो मैं अपनी फैमिली में देखती आई हूँ। पर वो सब कुछ ना हो पाता अगर फ़ौज का सपोर्ट ना होता। फ़ौज जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि इंडियन डिफेंस सर्विस से ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो ना तो सिर्फ मतलब एक तो आपको कैंटोनमेंट एरिया में आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप पूरे देश को एक अलग नज़रिए से देखो। आप किसी एक एरिया के नहीं रह जाते हो, आप पूरे भारत के बन जाते हो। वो वाली जो इम्पोर्टेंस है वो फ़ौज के अलावा आपको कहाँ से मिलेगी? जी। तो अपॉर्चुनिटी की बात करिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी मदर के साथ लद्दाख में 42 किलोमीटर की जो मैराथन आपने करी थी। हाँ जी। तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? उसके लिए शब्द बयान करना मुश्किल है। मैं पहले भागा नहीं करती थी, वो मैंने अपनी मम्मा के साथ सीखा, क्योंकि मम्मा इज़ एन एथलीट, तो वो रनिंग करती थी, अभी भी साइकिलिंग बहुत करती हैं। तो मम्मा ने बोला था कि वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, और जब हमने वो किया, हमने एक अलग तरीके से लद्दाख को देखा। लद्दाख एक सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के नहीं रह गया, ना ही एक पोस्टिंग बन के रह गया, वो हमारा एक हिस्सा बन गया। और अपने आप को इस तरीके से चैलेंज करना कि एक तो आप मैराथन भाग रहे हो 42 किलोमीटर्स का, दूसरा वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे आप अपनी बॉडी को एक नया चैलेंज दे रहे हो, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ वैसे नहीं मिलती है। तो जिस तरीके से आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है और अपने आसपास के लोगों से इंस्पिरेशन लेते हो, आप एक हर किलोमीटर पे एक नई चीज़ सीखते हो उसमें। जी। ओके। आपने मतलब सोशल वर्कर तो हैं आप, कहते हैं कि आप सोशल वर्कर भी हैं और आप एक राइटर भी हैं। एक तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हो गए। दूसरा फिर आपने एक बुक लिखी कॉस्ट ऑफ वार, यानी कि युद्ध की कीमत पर जो लिखा आपने, इसका आपको विचार कैसे आया? जी, दरअसल मैं बचपन से कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, पर मम्मा हमेशा से मुझे बोलती थी कि हमारी कहानी को पहुंचाओ आगे। जो मैं इस बुक से पहुंचाना चाहती थी वो सिर्फ मम्मा की कहानी नहीं थी, वो थी एक योद्धा की बेटी की कहानी। तो मैं चाहती थी कि वो पहुंचाया जाए, पर मैं हमेशा से डरती थी, क्योंकि जब आप ऐसी कोई कहानी दुनिया में डाल रहे हो तो आगे से नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है। पर मैं डरती थी अपने आप को इतना वल्नरेबल लोगों के सामने रखने से। पर मम्मा मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे अंदर राइटिंग का पोटेंशियल है, तो आई शुड डू इट। और मैं हमेशा से डरती रही थी। फिर कुछ समय पहले 2019 में मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था अपने पापा की डेथ एनिवर्सरी पे, जो बहुत वेल रिसीव था और बहुत वायरल हुआ। एंड उसमें मैंने वही लिखा था जो इस बुक की कुछ जगहों पे मैंने लिखा है कि अपने देश के लिए कुछ भी कुर्बान, मेरी जान आज भी ले लो चलेगा, बट अगर आप मुझसे सच्ची में पूछो कि मुझे एक विक्ट्री चाहिए या मेरे पापा, मेरा आंसर मेरे पापा होंगे। और ये वो फीलिंग है जो बहुत योद्धाओं के बच्चे सोचते हैं, पर हमारे अंदर कहने की हिम्मत नहीं होती है। हम लोग जब भी शहादत होती है, जब भी अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस किया जाता है भारत के लिए, आप हमेशा मीडिया में देखोगे कि दिस डिग्निटी,
प्राइड, वो वाली फीलिंग आती है। पर कोई ये नहीं देखना चाहता है कि हम भारत के लिए सब फिर भी करेंगे, पर हमने एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा खोया है जिसका प्राइस हमने पूरी ज़िंदगी देना है। तो ये बुक वो वाली स्टोरी है, जो स्टोरी हम अपने दिल के अंदर छुपा के रखते हैं, जो हम कैमरा से दूर रखते हैं। तो वो वाली फीलिंग्स मुझे लगता है कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब योद्धा की शहादत होती है तब वो हम सिर्फ वो योद्धा नहीं खोते हैं, एक परिवार का पूरा हिस्सा खो जाता है, और वो लॉस हमने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने कंधों पे रख के चलना है। तो उसको सुनना, उसको जानना ज़रूरी है। आपकी इस बुक को सम्मान भी मिला, तो कहीं ना कहीं आपको उस वक्त भी अपने पिता की याद रही होगी। जी, हर समय। जी। तो इस बुक के कोई एक ऐसा पहलू जिसको आप मेजर मानते हो कि नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसा कोई एक पार्ट? इस बुक में ये बुक 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली स्टोरी है मम्मा की स्टोरी, क्योंकि जो मम्मा से इंस्पिरेशन औरतों को मिल सकती है वो आइसोलेशन में मिलना बहुत मुश्किल है। तो पहली है मम्मा की स्टोरी कि वो एक आम औरत से इतनी बड़ी इंस्पिरेशन कैसे बनी है, उनकी स्टोरी। और जो दूसरा हिस्सा है वो है मेरी कहानी, एक बेटी का पर्सपेक्टिव की उनके साथ उन्होंने अपना क्या क्या खोया है और उस कॉस्ट की जो कीमत है वो ज़िंदगी भर कैसे चुकाई जा रही है। तो जब ये बुक आने वाली थी तो इस बुक के चीफ गेस्ट एंड इसके जो फॉरवर्ड लिखा है वो लिखा है डॉक्टर रंजना मलिक ने। तो जब मैंने डॉक्टर रंजना मलिक, प्रेसिडेंट आवा को जब मैंने पहले अपना ड्राफ्ट भेजा था कि ये बुक है पर मैं इसमें से अपना पार्ट हटाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही दुखी साउंड करता है, वो बहुत ही मुझे पढ़ते हुए लग रहा है कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फ़ौजियों के बारे में बात करते हुए लोग सिर्फ विक्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, लोग दर्द के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। तो मैं वो हटाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि जब मैंने बुक का नाम कॉस्ट ऑफ वॉर रखा था, युद्ध की कीमत, तब उन्हें ये नाम अच्छा नहीं लगा था। उन्हें ये नाम तब समझ में आया, इसकी अहमियत तब समझ में आई जब उन्होंने मेरी साइड की कहानी पढ़ी। तो अगर मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस बुक में से वो नहीं हटनी चाहिए, वो होगी एक बेटी की कहानी। बेटी की कहानी। जी। कनाडा में रहते हुए आपने हिंसा और हाशिए पर जो इस पे जो लोग हैं इस पर भी आपने काम किया। जी। तो समाज सेवा की तरफ बढ़ने का रुझान फिर आपके दिमाग में कैसे आया? मैं कहूँगी वो चीज़ मेरे खून में है, वो चीज़ हर योद्धा के खून में है, वो चीज़ हर भारतीय के खून में है। मैं अपनी बचपन से ये जान के आई हूँ कि लोगों के लिए सब कुछ आप देने को तैयार होने चाहिए। मैंने योद्धाओं की स्टोरी सुनी है, मेरे पापा खुद शहीद हुए हैं, तो ये जानना कि बस अपना समय देने से किसी की हेल्प हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बचपन में भी जब मैं आर्मी में थी तब हम लोग थोड़ा बहुत वॉलंटियर करते रहते हैं, तो ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे आसपास वाले लोग जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो सब तो अपनी ज़िंदगी के लिए 10 का सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। तो जब मैं कनाडा गई थी और मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी ही कहूँगी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी की मदद करने की, मेरे कुछ घंटे बस जाएंगे पर उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ भला हो सकता है, तो ये तो देने की बात थी। जी। आज की जेन जी को आप जो मुश्किलों से लड़ते हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मुश्किलों से लड़ने के लिए उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि ये आसान नहीं होगा, ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अपने आप से ज़्यादा लोग आपको रोकेंगे और हो सकता है कभी कभी आपको सुनने का मन भी करे। आसान नहीं होता है जब आपको कदम उठाना पड़े, शांत रहना और चीज़ों के बारे में चुप रहना, जाके लड़ना ना, ये चीज़ बहुत आसान होती है कि आज तक होता रहा है तो आगे भी चलता रहेगा। पर अगर हम रुक गए, अगर हमने कदम नहीं उठाए, वो मेरे से जो भी आज लड़ रहे हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं तो बस यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली में लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत मुश्किल होगा, पर हार मत मानना, क्योंकि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये अगली वाली सारी पीढ़ियों की लड़ाई है। अच्छा सिमरन, अगर आज आपके पिता सामने होते तो आप क्या कहना चाहते? मैं कहती कि मैं समझती हूँ। जब मैं छोटी थी मैं थोड़ा सा नाराज़ थी, सिर्फ इस दुनिया पे नहीं पर थोड़ा उन पर भी, कि उन्होंने भारत के लिए हमें छोड़ा, उन्होंने भारत को चुना, हमें नहीं चुना। और ये बात समझने में बहुत समय लगा था कि वो जो उनका कारण था वो सही था,
उन्होंने सिर्फ भारत को नहीं, अपने सारे मेन इन आर्म्स को चुना, उनकी वजह से आज हम सेफ हैं। वो मैं अब समझती हूँ। पर कभी कभी एक बेटी का दिल करता है बस अपने पिता को जाके हक करने का। तो मैं उन्हें कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने करना था वो सही कदम था, बट अगर मुझे एक और हक मिल सकती तो बेहतर होता। मेरा आखिरी सवाल है, आज के समय में सच्ची देशभक्ति क्या है? मुझे लगता है वो सबके लिए अलग है। कुछ लोगों के लिए फ़ौज ज्वाइन करना है, आपके लिए हमारी स्टोरीज़ को आगे पहुंचाना है। सबके लिए देशभक्ति अलग चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बस जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना देना है, वो भी सही है। जब तक आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे वो छोटा कदम ही क्यों ना हो, वो वैलिड है, वो सही है। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। ये नहीं है कि सबको सरहद पे जाके खड़े होना ज़रूरी है, ये नहीं है कि सबको इलेक्शंस लड़ना ज़रूरी है। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा कदम हो, वो सही है। तो जाते जाते आप एक बात ये भी बताइए कि लोग आपको आने वाले समय में किस तरह से जाने, एक फौजी की बेटी या एक शहीद पिता की बेटी या एक राइटर या एक सोशल वर्कर या सिर्फ सिमरन रंधावा? शहीद की बेटी और एक फ़ौजी की बेटी। मैं कुछ भी बन जाऊँ अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहले मैं उनकी बेटी हूँ और वो हमेशा रहेगा। वो कहते हैं ना, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो उनकी जब वो उनके अंदर से वो ऑलिव ग्रीन का रंग नहीं हट सकता, तो मेरे अंदर से कैसे हट सकता है? हमेशा वो। 15 अगस्त के लिए देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन शहीदों को याद कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पत्थर नहीं है नेशनल वॉर मेमोरियल में, वो हमारा पूरा परिवार थे। और जब भी आप तिरंगे के लिए खड़े होते हैं, हमें पता है उसका प्राइस क्या है, तो वो मत भूलिए। वो सिर्फ नेशनल इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात नहीं है, सिर्फ रिपब्लिक डे या फिर सिर्फ इंडिपेंडेंस डे की बात नहीं है। जो हमने खोया है वो हम हर दिन खोते हैं। तो हमेशा उन शहीदों को याद रखिए, बिकॉज फॉर इंडिया दे गिव एवरीथिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास बातचीत के लिए। आपने अपने जीवन का पूरा अनुभव हमसे आज साझा किया, अपने पिता को याद भी किया। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ के साथ।